गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्लास कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हम लोग हमारा टॉपिक स्टडी कर रहे थे, दैट वाज डाई एथिल ईथर। मैंने आपको सबसे पहले ईथर क्या होते हैं, ईथर की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि उनका आईपीएसी नेम, उनका जनरल नेम, उनकी सामान्य नामकरण विधि और आईपीएसी नाम पद्धति, इसके साथ ही उनमें पाई जाने वाली समावयवता यानी कि आइसोमेरिज्म के बारे में बताया था। इसके बाद बताया था कि हमारे सिलेबस में जो ईथर है वो है डाई एथिल ईथर। फॉर्मूला होता था C2H5O C2H5 और इसका आईपीएसी नेम होता था इथॉक्सी ईथेन। इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बताया था, यानी कि इसके बनाने की विधियां पढ़ी थी। हमारी जो लैबोरेटरी प्रिपरेशन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो आज हम करने जा रहे हैं। तो डाई एथिल ईथर की जो लैबोरेटरी प्रिपरेशन है इसको कंटिन्यूअस ईथरीफिकेशन या अविरत ईथरीकरण विधि कहते हैं। इसको ये ऐसा क्यों कहते हैं, आप रिएक्शन को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो देखिए रिएक्शन क्या होती है। लैबोरेटरी में ईथर बनाने के लिए हमें ज़रूरत होती है एथिल अल्कोहल और हाइड्रोजन सल्फेट, जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। यहाँ पर कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर ये रिएक्शन होती है। तो देखिएगा रिएक्शन क्या होती है। सबसे पहले जो हमारा इथाइल अल्कोहल है C2H5OH, ये H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। जब हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ पर ये जो OH देख रहे हैं आप, ये और H2SO4 का जो H है वो निकल जाता है, तो वाटर जो है निकल जाता है और बन जाता है C2H5HSO4, वाटर निकल गया। इसका नाम हो जाता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ये हमारा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट हो गया। अब ये जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना है C2H5HSO4 बनता है, इसकी रिएक्शन वापस से C2H5OH से कराने पर, यहाँ पर जब हम फिर से इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं तो ये जो HSO4 है ये यहाँ OH का जो H है इसके साथ क्या हो जाता है, निकल जाता है और वापस से क्या बना लेता है, H2SO4 बना लेता है। और यहाँ पर ये जो C2H5 है ये C2H5O के साथ मिलकर C2H5O C2H5 का निर्माण करता है, जो कि क्या हमारा डाई एथिल ईथर। तो इसके लैबोरेटरी प्रिपरेशन में अगर आप देखिए तो आपने स्टार्टिंग में क्या किया, इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन H2SO4 से कराई और फिर जो आपको एथिल हाइड्रोजन सल्फेट मिला उसकी रिएक्शन वापस से एक एथिल अल्कोहल के मॉलिक्यूल से कराने पर आपको आपका H2SO4 जो आपने यहाँ यूज़ किया था वो वापस मिल गया और आपका ईथर आपको मिल गया। तो इसका मतलब है कि इस रिएक्शन में हमें दोबारा से H2SO4 मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब अगर आप चाहते हैं कि ये रिएक्शन आप आगे भी बढ़ाते रहें तो आपको देखिए रिएक्शन के लास्ट में आपको एक जो रिएक्टेंट है H2SO4 वो आपको क्या मिल जा रहा है, पूरा का पूरा वापस मिल जा रहा है, यानी कि वो यूज़ ही नहीं हो रहा है। यूज़ हो रहा भी है और नहीं भी हो रहा है। अगर रिएक्शन के लास्ट में वापस मिल गया तो कहाँ यूज़ हुआ, हम कह सकते हैं कि नहीं यूज़ हुआ, तो वो तो नीचे फिर से बच जाएगा। फिर क्या करें, फिर ये जो H2SO4 बचा है इसमें वापस से इथाइल अल्कोहल मिला दें तो फिर से एथिल हाइड्रोजन सल्फेट मिल जाएगा और फिर इसके बाद फिर से उसमें थोड़ा सा और इथाइल अल्कोहल मिला देंगे तो वापस से हमें क्या होगा, H2SO4 अलग मिल जाएगा और डायथिल ईथर बन जाएगा। तो ये एक ऐसी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, एक ऐसी क्रियाविधि है जिसमें हमारा एक रिएक्टेंट, एक जो अभिकारक है वो अभिक्रिया पूर्ण होने पर वापस हमें एज इट इज़ मिल जाता है और इसमें केवल हमें दूसरे अभिकारक को मिलाने की आवश्यकता रहती है। मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप एक एक करके हम जैसे जैसे इसमें इथाइल अल्कोहल मिलाते रहेंगे, रिएक्शन चलती रहेगी और हमारा डाई एथिल ईथर बिना रुके क्या होता रहेगा, बनता रहेगा। बाकी की रिएक्शन में क्या होता था कि दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते थे, एक नया प्रोडक्ट बनता था और दोनों रिएक्टेंट जो है वो यूज़ हो जाते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक रिएक्टेंट जब दूसरे रिएक्टेंट से, एक अभिकारक दूसरे अभिकारक से अभिक्रिया कर रहा है तो एक रिएक्टेंट एज इट इज हमें लास्ट में मिल जा रहा है। अब इसका डायग्राम देखिए, थोड़ा और आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए, अगर आप यहाँ पर डायग्राम देखिए तो ऊपर हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, थिसल फनल में इथाइल अल्कोहल लिया हुआ है और ये हमारा थर्मोमीटर है जो टेम्परेचर को चेक करेगा 100 डिग्री सेल्सियस। नीचे हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, इथाइल अल्कोहल लिया हुआ है और कंसनट्रेट H2SO4 का मिक्सचर। मतलब इथाइल अल्कोहल जो ऊपर से गिर रहा है वही आकर यहाँ पर कंसनट्रेट H2SO4 के साथ मिक्स कर रहा है। आपने टैप ऑन किया, थोड़ा सा इथाइल अल्कोहल नीचे गिरा, रिएक्शन हुई, सोडियम नहीं, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बना और फिर इसके बाद फिर से आपने टैप ऑन किया, थोड़ा सा और इथाइल अल्कोहल गिराया तो आपको ईथर मिल गया। और ईथर मिलने के साथ साथ जो कंसनट्रेट H2SO4 है वो तो वापस यहीं रह गया। जो ईथर बना उसकी जो वेपर्स हैं वो यहाँ से कलेक्ट होकर के ठंडी होकर हमने यहाँ पर इकट्ठा कर ली।
अब यहाँ पर क्या है, अभी भी हमारे राउंड बॉटम फ्लास्क में नीचे कंसंट्रेट H2SO4 प्रेजेंट है। तो आप फिर से ऊपर क्या करोगे, टैप ऑन करोगे, इथाइल अल्कोहल गिराओगे, फिर से रिएक्शन चालू हो जाएगी। तो इस रिएक्शन में जैसे जब तक आप ऊपर से इथाइल अल्कोहल गिराते रहोगे तब तक आपका जो ईथर है वो यहाँ पर आपको प्राप्त होता रहेगा। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या, कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन, यानी अविरत ईथरीकरण। बिना रुके ये अभिक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक आप इसमें इथाइल अल्कोहल मिलाते रहोगे, और इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन इसीलिए पूछ लिया जाता है कभी कभी कि व्हाट डू मीन बाय कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन। तो रीज़न आपके सामने है, क्योंकि इस रिएक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद जो H2SO4 है वो एज इट इज़ हमें मिल जाता है वापस। तो इस रिएक्शन में जब तक हम इथाइल अल्कोहल मिलाते रहेंगे तब तक ये रिएक्शन चलती रहेगी। इसी कारण इस अभिक्रिया को अविरत ईथरीकरण या कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन कहा जाता है। इसके लैबोरेटरी प्रिपरेशन के बाद जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है वो मैं आपको कल बता चुका हूँ, कल के एक्सप्लेनेशन में है। जिन्होंने नहीं देखा है वो ईथर का जो फर्स्ट पार्ट है वो देख लीजिएगा। एंड इसके बाद अब हम चलते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो इसमें इसकी सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है कंबशन, यानी दहन। तो क्योंकि ये भी क्या है, हमारा एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, एक कार्बनिक यौगिक है जो कि कार्बन हाइड्रोजन से बना है और साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन भी है। तो जब हम इसका दहन करते हैं, इसका कंबशन करते हैं, कंबशन का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाना है, तो तीन चीज़ें मिलेंगी। पहला क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, और साथ में मिलती है एनर्जी। एनर्जी तो भाई किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो एनर्जी तो मिलती है। तो यहाँ पर ईथर का कंबशन कराने पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जो है मिलती है। इसको आप लोग बैलेंस कर सकते हैं, मैं आपके लिए यहाँ पे कर देता हूँ, बट आप घर पर खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसमें जो दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब हो गया अपघटन, माने टूटना, इसको तोड़ना। तो यहाँ पर जब हम हमारे डाई एथिल ईथर यानी C2H5O C2H5 की रिएक्शन किससे कराते हैं, क्लोरीन से कराते हैं। क्लोरीन की प्रेजेंस में इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो ये जो है ये अपने अपने मॉलिक्यूल जिनसे भी ये बना होगा उसमें ब्रेक होने लगता है। जैसे इसमें से कार्बन जो है वो अलग हो जाता है, तो 4 मॉलिक्यूल जो है यहाँ कार्बन के मिल जाते हैं। वाटर जो है वो अलग हो जाता है, और साथ में हमें मिलता है यहाँ पर HCl। इसको बैलेंस कर लीजिएगा, ये 8 HCl है तो ये 4 Cl2 हो जाएगा। ये सेकेंड रिएक्शन है अपघटन की। इससे पहले वाली जो रिएक्शन थी वो क्या थी, कंबशन यानी कि दहन। इसके बाद थर्ड इसमें केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ चलें तो ये है इसकी डिहाइड्रेशन की प्रोसेस। अब देखिए, जब हमने अल्कोहल का डिहाइड्रेशन किया था, निर्जलीकरण किया था, तो ईथर मिला था। अब हम ईथर का भी डिहाइड्रेशन अगर कर दें तो हमें मिलता है यहाँ पर एल्कीन। किस तरह से देखिएगा, CH3 CH2O CH2 CH3। अब इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। डिहाइड्रेशन करना है तो हमने यहाँ पर एलुमिना ले लिया, Al2O3, टेम्परेचर कर लिया 350 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम इसको एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट, एक निर्जलीकारक की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो इसमें से पानी निकलेगा। पानी वो कहाँ से निकलेगा, देखिए ध्यान से, ऑक्सीजन तो यहाँ से निकल रहा है। तो ऑक्सीजन निकलने का मतलब कि ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं आपस में क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। और जो हाइड्रोजन निकलेगी वो कहाँ से निकलेगी, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से। तो ये पूरा मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में। जब ये कार्बन इस ऑक्सीजन से बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, खाली। तो ठीक उसी समय जब इसके पास से इसके ऊपर क्या आएगा, जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसको बैलेंस करने के लिए ये कार्बन क्या करेगा, अपने 3 हाइड्रोजन में से किसी एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड तोड़ देगा और उससे उसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो इन दोनों के बीच यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। और कुछ सेम प्रोसेस आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ये कार्बन जब इस ऑक्सीजन से यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक कर रहा है तो इसके ऊपर यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक उसी समय ये कार्बन इस 3 हाइड्रोजन में से किसी एक हाइड्रोजन से अपना बॉन्ड ब्रेक कर देगा, तो इस पर यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ क्या बचेगा, CH2। इन दोनों के बीच क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो एक मॉलिक्यूल CH2 डबल बॉन्ड CH2 का यहाँ मिला, एक मॉलिक्यूल CH2 डबल बॉन्ड CH2 का यहाँ मिला। यानी कि हमें 2 मॉलिक्यूल मिल जाते हैं किसके, CH2 डबल बॉन्ड CH2 के, और वाटर जो है वो निकल जाता है। और ये हमारी क्या बन जाती है, इसका नाम क्या है, एथिलीन। तो ये थी हमारी डिहाइड्रेशन की प्रोसेस, जो कि एक कन्वर्जन के रूप में होती है। इसके बाद चलते हैं, इसमें नेक्स्ट रिएक्शन है
ऑक्सीडेशन। जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो जो हमारा डाई एथिल ईथर है वो यहाँ पर K2Cr2O7 या H2SO4 जो कि हमारे यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यानी ऑक्सीकारक हैं, इनकी उपस्थिति में ये नीसेंट ऑक्सीजन यानी नवजात ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और ये कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में। तो यहाँ पर बनता है CH3CHO, कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल, और साथ में यहाँ से क्या निकल जाता है? वाटर निकल जाता है। अब अगर हम चाहें तो इस एसिटाल्डिहाइड का भी क्या करा सकते हैं? ऑक्सीडेशन यहाँ पर करा कर क्या बना सकते हैं? एसिटिक एसिड। जैसा कि मैंने बताया था कि एल्डिहाइड का जब ऑक्सीकरण होता है तो वो किस में कन्वर्ट जाता है? एसिटिक एसिड में। इसके लिए यहाँ पर 2 नीसेंट ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, तो CH3CHO है वो कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH में। तो ये होती है हमारी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके बाद इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस आती हैं, जैसे अगर हम इसकी रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ करा दें तो फॉर्मूला है C2H5O C2H5। तो जब डाइल्यूट एसिड के साथ इसकी रिएक्शन यहाँ पर हमने ले लिया H2SO4 जो कि कैसा है? डाइल्यूट है। तो ये जब यहाँ पर रिएक्शन करता है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर तो ये किस में कन्वर्ट जाता है? इथाइल अल्कोहल में। वापस से यहाँ पर जो है इथाइल अल्कोहल बन जाता है और इसको रिएक्शन करने के लिए मतलब H2SO4 की यहाँ पर क्या होती है? प्रेजेंस होती है और रिएक्शन होती है यहाँ पर वाटर से। माने जब हमारा डायथिल ईथर तनु H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में वाटर से रिएक्शन कर रहा है तो किस में कन्वर्ट हो रहा है? इथाइल अल्कोहल में। ये हाइड्रोलिसिस है यानी जल अपघटन है हमारे डायथिल ईथर का, तो एक ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है रिएक्शन विद PCl5। तो C2H5O C2H5 ये यहाँ पर PCl5 से रिएक्शन करेगा। तो सबसे पहले तो एक जो कॉमन प्रोडक्ट है हम सबको पता है PCl5 से रिएक्शन होने पर यहाँ पर बनेगा POCl3। तो POCl3 बन जाता है फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा, और साथ में यहाँ पर बनेंगे 2 मॉलिक्यूल C2H5Cl के। मतलब ये यहाँ से इस तरह से ब्रेक होगा, इन दोनों का एक एक बॉन्ड खाली होगा, उस एक एक बॉन्ड से यहाँ पर 2 क्लोरीन आकर जुड़ जाएंगे और इन दोनों क्लोरीन की जगह पर PCl3 जो बचेगा उससे क्या जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा POCl3। इसके बाद हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है विद कार्बन मोनोऑक्साइड C2H5O C2H5 जो हमारा डायथिल ईथर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है। यहाँ पर टेम्परेचर जो होना चाहिए वो होना चाहिए 180 डिग्री सेल्सियस एंड द प्रेशर विल बी 580। मैंने हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर ये रिएक्शन होती है किसकी प्रेजेंस में? BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो होता क्या है यहाँ पर, ये जो आप कार्बन मोनोऑक्साइड देख रहे हैं ये जाकर यहाँ पर जुड़ जाता है और जुड़ जाता है तो क्या बना लेगा? C2H5COOC2H5 क्या बन गया? ईस्टर। यानी ईथर को हम डायरेक्ट ईस्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा एथिल। ये इधर C2H5 एथिल ग्रुप हो गया और यहाँ पे 3 कार्बन मिलाकर तो ये हो जाएगा प्रोपेनोएट। तो ईथर जो है वो डायरेक्ट ईस्टर में कन्वर्ट हो जाता है। कब? जब ये किससे रिएक्शन करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड से। एक और इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डायथिल ईथर की C2H5O C2H5। इस रिएक्शन को हम कहते हैं रिडक्शन यानी अपचयन। जब रिडक्शन कराते हैं तो मोस्टली हम लोग या तो ऑक्सीजन निकालते हैं, हाइड्रोजन जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे नीसेंट हाइड्रोजन से और इसके लिए हम जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे वह है सोडियम और अमोनिया का मिक्सचर। NaNH3 जो है यहाँ पर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ होता है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है ये C2H5O C2H5 इस तरह से ब्रेक होता है यहाँ पर, और जो 2 हाइड्रोजन है उनमें से एक हाइड्रोजन जाकर जुड़ जाता है इस O के साथ और एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है C2H5 के साथ। तो ये बन जाता है C2H5OH प्लस C2H6। ये क्या बन गई? एल्केन, जो कि इसका नाम यहाँ पर एथेन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस थी डायथिल ईथर की। इसके अलावा और भी रिएक्शंस हैं जो बुक्स में दी हुई हैं, उन्हें आप प्रैक्टिस करिएगा। और जो बोर्ड में आई हुई ईथर की रिएक्शंस हैं जितनी इंपॉर्टेंट थी मैंने करा दी हैं, बट इसके अलावा जो और रिएक्शंस हैं अगर और अच्छे स्कोर करना चाहते हैं तो सारी रिएक्शन को एक बार देख लीजिएगा।
इसके बाद डायथिल ईथर का टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है और हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ फिनॉल। ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। फिनॉल जो है वो हमारे अल्कोहल का एरोमेटिक फॉर्म होता है। मतलब जब किसी एरोमेटिक रिंग से या बेंजीन रिंग से हम OH ग्रुप जोड़ दें तो जो हमें कंपाउंड मिलता है उसको हम कहते हैं फिनॉल। फिनॉल नाम कैसे पड़ा? जो एरोमेटिक रिंग होती थी, जैसे बेंजीन है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 और इसमें से जब हम एक हाइड्रोजन हटा देते थे तो क्या बनता था? C6H5, जिसका नाम होता था फेनिल। और इस फेनिल रिंग से जब आप OH जोड़ दोगे तो OH क्या होता है? ऑल होता है। तो फेनिल प्लस ऑल मिलकर क्या बन गया? फिनॉल। तो यहाँ से इसका ये नाम पड़ गया फिनॉल। देख लेते हैं क्या है फिनॉल, क्या इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला तो आपके सामने लिखा हुआ है, C6H5OH, फेनिल रिंग से अल्कोहल ग्रुप जुड़ जाता है, OH ग्रुप जुड़ जाता है तो फिनॉल बन जाता है। अब इसमें इसके फॉर्म्स के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं टॉपिक फिनॉल। तो फिनॉल में जो OH ग्रुप है वो बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। अब ये मत सोचिएगा कि इससे पहले मैंने ऊपर जोड़ा था अभी नीचे जोड़ दिया, तो स्ट्रक्चर को आप इधर उधर घुमाकर किसी तरह से भी बस एक OH ग्रुप जुड़ा है तो ये सेम वही लिखा हुआ है C6H5OH। और इसका जो IPAC नेम होता है, फिनॉल तो इसका कॉमन नेम है, इसका जो IPAC नेम होता है हाइड्रोक्सी बेंजीन, क्योंकि बेंजीन से हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसका IPAC नेम क्या होता है? हाइड्रोक्सी बेंजीन। फिनॉल में अगर आइसोमेरिज्म की बात करी जाए तो भाई चेन आइसोमेरिज्म तो दिखाएगा नहीं क्योंकि क्लोज चेन कंपाउंड है। तो इसमें जो एक कॉमन आइसोमेरिज्म होती है वो है पोजीशन आइसोमेरिज्म, क्योंकि यहाँ पर फिनॉल में 3 डिफरेंट पोजीशन हो सकती हैं, ऑर्थो, पैरा और मेटा, जैसा कि मैंने बताया था। तो ये पोजीशन आइसोमेरिज्म में 3 तरह की आइसोमेरिज्म शो करता है। एक ऑर्थो कंपाउंड बनाता है, एक पैरा कंपाउंड बनाता है और एक मेटा कंपाउंड बनाता है। एग्जाम्पल के फॉर्म में जैसे मैं यहाँ पर ये मैंने OH ग्रुप लगाया है, ये तो हमारा फिनॉल है। अब इसी में मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, एक बार यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा दूँ, ठीक है, तो ये बन जाएगा, ये मेथिल ग्रुप है जो कि ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है, तो ये बन जाएगा ऑर्थो मेथिल फिनॉल। फिर दूसरी बार मैं क्या करूँ, ये फेनिल रिंग लूँ और इसमें यहाँ पर ये CH3 ग्रुप लगा दूँ, तो OH के कंपैरिजन में ये जो पोजीशन होगी ये क्या होगी? मेटा पोजीशन होगी। तो इसका नाम पड़ जाएगा मेटा M फेनिल फिनॉल। तो देखिए दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रह रहा है? सेम रह रहा है, बट ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो रहा है। यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर है, पैरा पोजीशन, मेटा पोजीशन पे। इस तरह से तीसरा स्ट्रक्चर क्या बन सकता है कि मैंने यहाँ पर फिनॉल लिया और यहाँ पर मैंने पैरा पोजीशन पर क्या लगा दिया? CH3 ग्रुप लगा दिया। तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी? पैरा मेथिल फिनॉल। अब वापस से अगर आप इस CH3 ग्रुप को इस कार्बन पे लगा दोगे तो ये फिर से मेटा पोजीशन हो जाएगी और ये पोजीशन ऑर्थो। 2 ऑर्थो पोजीशन होती हैं, 2 मेटा पोजीशन होती हैं, एक पैरा पोजीशन होती है। तो उस बिहाफ पर इसके 3 पोजीशन आइसोमर्स हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी पाई जा सकती है, यानी क्रियात्मक समावयवता भी उपस्थित होती है। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। चाहे फिनॉल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी निर्माण की विधियां हों, चाहे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हों, सारे के सारे जो हैं इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं, एरोमेटिक कन्वर्जन्स हैं, याद रखिएगा। इसमें सबसे पहली जो हमारी रिएक्शन है वो है क्लोरोबेंजीन से फिनॉल को बनाने की विधि, जो कि डाउज प्रोसेस के नाम से फेमस है, यानी कि इसको डाउज प्रक्रम या डाउ विधि कहा जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। मेथड का नाम है डाउज प्रोसेस या डाउज विधि। क्या होता है? तो इस अभिक्रिया में, इस रिएक्शन में जो हमारा क्लोरोबेंजीन होता है, तो हम क्लोरोबेंजीन को पहले NaOH के 10% एक्वस सॉल्यूशन के साथ हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर हीट करते हैं। जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH से कराते हैं तो वहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है। सबसे पहले क्या बनता है? सोडियम फिनॉक्साइड। और फिर उस सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन जो है वाटर से, यानी कि सोडियम फिनॉक्साइड का जल अपघटन कराने पर, हाइड्रोलिसिस कराने पर किसी एसिड की प्रेजेंस में हमें हमारा फिनॉल जो है वो प्राप्त होता है और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो वापस से निकल जाता है। देखिएगा ध्यान से, रिएक्शन क्या होती है। ये हमने ले लिया C6H5Cl। मैं स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, फॉर्मूला लिख रहा हूँ क्लोरोबेंजीन का। तो ये क्लोरो ग्रुप है, बेंजीन ग्रुप है, क्लोरोबेंजीन C6H5Cl। इसकी रिएक्शन हमें किससे करानी है?
NaOH से करानी है। कैसा होगा ये? एक्वस NaOH है 10% NaOH हमने लिया हुआ है हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर। तो टेम्परेचर यहाँ पर रहता है 300 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर रहता है 200 ATM। तो यहाँ पर जब रिएक्शन होती है NaOH से C6H5Cl की, तो यहाँ पर NaCl नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि Na जो है यहाँ पर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है? क्लोरीन से ज़्यादा है। तो क्लोरीन जो है वो सोडियम को अपनी तरफ खींच नहीं पाता है, तो ये Na जो है वो Cl से ना जुड़ करके NaO जो है वो पूरा किससे जुड़ जाता है? जाकर यहाँ पर इस तरह से जुड़ जाता है। और जो Cl है वो नेगेटिव चार्ज किसके साथ जुड़ जाता है? H पॉजिटिव चार्ज के साथ। तो यहाँ पर HCl जो है वो निकल जाता है और साथ में बन जाता है C6H5ONa। इसका नाम क्या पड़ जाता है? ये सोडियम आयन है और ये फिनॉक्साइड आयन है। यहाँ पर इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, तो इसका नाम पड़ जाता है सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये जो हमें सोडियम फिनॉक्साइड मिला, C6H5ONa मिला, इसका हमें क्या कराना है? इसका हमें करा देना है जल अपघटन। NaOH से वाटर से यहाँ पर रिएक्शन होती है, HOH से रिएक्शन होती है किसकी प्रेजेंस में? किसी एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर अब ये ब्रेक हो जाएगा H+ और OH- में, और यहाँ पर Na जो है, अब ये सामने देखेगा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन Na को खींच सकता है, और यहाँ पर ये माइनस और प्लस में। कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर यहाँ भी Na ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो फिर इस ऑक्सीजन को छोड़कर क्यों जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन देने के लिए कौन जुड़ा हुआ है? बेंजीन रिंग। इसके पास क्या होता है? बेंजीन के स्ट्रक्चर में ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व जो होता है वो पाया जाता है। तो इसकी वजह से ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर सकता है, इसको स्टेबल बना देता है। इस वजह से यहाँ पर सोडियम जो है निकल के किससे जुड़ जाता है? OH से। तो NaOH जो है वो निकल जाता है और इस C6H5O से यहाँ क्या जुड़ जाता है? H। तो क्या बन जाता है? C6H5OH। तो दो स्टेप में ये रिएक्शन पूरी होती है। पहले स्टेप में हमारा जो क्लोरोबेंजीन है वो कन्वर्ट हो रहा है सोडियम फिनॉक्साइड में, और दूसरे स्टेप में जो सोडियम फिनॉक्साइड है वो क्या बना रहा है? वो हाइड्रोलिसिस करने पर, यानी जल अवघटन करने पर हमें फिनॉल देता है। तो ये प्रक्रम कहलाता है डाउस प्रक्रम। और इसी के बाद नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है उसमें हम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से हमारा फिनॉल बनाएंगे। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है C6H5N2Cl। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं वाटर वेपर्स से। वेपर फॉर्म में लिया हुआ है हमने यहाँ पर। इसको 30 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं पानी को, तो भाप बन जाता है। तो यहाँ से क्या निकलता है? सबसे पहले तो जो N2 गैस देख रहे हैं, ये N2 गैस निकल जाएगी, ये माइनस हो गई। साथ में जो Cl है वो H के साथ मिल करके HCl बना लेता है, और यहाँ पर एक H और O मिल करके, भाई ये H+ और H2 जो है वो HOH में ब्रेक होगा, तो H और Cl मिल करके HCl बना लिया। N2 गैस निकल गई और जो OH ग्रुप है वो जा करके C6H5 से जुड़ गया, तो ये बन गया C6H5OH, यानी कि डायरेक्ट हमें जो फिनॉल है हमारा प्राप्त हो जाता है। तो ये थी इसकी सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसके बाद कुछ और जो इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन है और बाकी की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम लोग नेक्स्ट रन पे कंप्लीट करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।